हाँ, तो आज का टॉपिक है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का लैटिस बनाता हूं पहले, तब उसके बाद लैटिस एनर्जी समझाता हूं क्या होता है। आप जरा देखें तो सोडियम क्लोराइड बना किससे किससे होगा? Na+ से, और किससे बना होगा? Cl- से। यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किससे हुआ है? सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस से। यानी कि सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, यही सारे आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू, किसके थ्रू? एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और जुड़कर एक लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो इनका लैटिस कैसे बनता है, चलो हम पहले उसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए Na+ हुआ, फिर इसके बाद क्या होगा? Cl-, फिर होगा Na+, Cl-, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब यहां Na+ है ना, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? Cl-। यहां पर क्या हो जाएगा? Na+, फिर Cl-, Na+, फिर उसके बाद यहां Cl- है ना, तो क्या लगेगा यहां पर? Na+, Cl-, Na+, Cl-, और यहां Na+ है तो अब नीचे क्या लगेगा? Cl-, Na+, Cl-, Na+। इस तरह से लैटिस बनेगी। अब जरा ये बताओ कि यहां पर ये पॉजिटिव है कि नहीं है? ये क्या है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उनके बीच एक अट्रैक्शन काम करता है। उस अट्रैक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो अब देखो यहां पर क्या होता है। अब अगर देखें जरा सा, जो आपका सोडियम है इसकी साइज छोटी होगी किससे? क्लोरीन की साइज से। किससे होगी? क्लोरीन की साइज से। तो मैं यहां साइज वाइज भी रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूं, जिससे आपको साइज वाला मैटर भी समझ में अच्छे से आ जाए। यहां देखो सोडियम की साइज में छोटी बना रहा हूं, क्लोरीन की साइज में क्या कर रहा हूं? बड़ी बना रहा हूं, क्योंकि सोडियम की जो साइज है वो छोटी है और क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा है। इसी हिसाब से इसके जो आयंस हैं वो सभी इसके लैटिस में क्या है? अरेंज्ड हैं। अब यहां देखो क्या हुआ, तो इस तरीके से एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब? तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? इसे ही बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। किसका लैटिस है ये? सोडियम क्लोराइड के सॉलिड का लैटिस है। किसका है? सोडियम क्लोराइड के सॉलिड का लैटिस है। और समझ लो भाई साहब, जो सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है ना, उसमें आयन ये होते हैं, बट ये फ्री नहीं है। नहीं समझ रहे हो यार? सोडियम क्लोराइड जो होता है सॉलिड स्टेट में आयन होते हैं, बट वो फ्री नहीं होते हैं। यही तो वजह है ना कि आपका जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? या तो आपके पास फ्री आयन हो, या आपके पास क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो। बात ही नहीं समझ रहे हो? क्या क्या होना चाहिए? या तो आपके पास फ्री आयन हो, और या आपके पास क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब बताओ, अगर ये लैटिस के फॉर्म में यहां पर है तो क्या ये फ्री है? नहीं है फ्री। सब एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। अब जरा बताओ, जब वो जुड़े हैं तो पास आए होंगे ना? और जब पास आए होंगे उनको स्टेबिलिटी मिली होगी ना? तो जो स्टेबिलिटी मिली होगी, पास आए होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी कि बढ़ी होगी? बताओ। घटी होगी। मैंने क्या बोला था यार कि जब दो आयन हो या एटम हो, वो पास आएंगे, तो अगर उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तभी बॉन्ड बनेगा, तभी उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन यार एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो किसी न किसी फॉर्म में तो बाहर भी निकलेगी ना भैया। तो किस फॉर्म में निकलेगी? तो आप चेक करोगे कि कौन सी चीज बन रही है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, आप ये बताइए कि इस सोडियम क्लोराइड के लैटिस का निर्माण किससे हुआ है? सोडियम आयन और किससे हुआ है? क्लोराइड आयन। दोनों अपोजिट चार्ज हैं कि सेम चार्ज हैं?
अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है यही किस फॉर्म में कन्वर्ट होके निकलेगी? लैटिस एनर्जी के फॉर्म में। अब कहोगे सर जी कैसे हुआ, जरा इसको मुझे समझाइए। तो चलो बताता हूं कैसे ये हुआ। अब यहां देखना, एक बात को और समझ लेना। सुनो भाई साहब, लैटिस एनर्जी को जो आप डिफाइंड करोगे, वो डिफाइंड करने के लिए जैसे मैंने कह दिया कि यहां पर Na+ है और यहां क्या है भाई? Cl- है। इससे क्या बनना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सुनो, जो यहां आयन होगा वो किस फॉर्म में लेना है? गैसियस फॉर्म में। यानी सोडियम भी किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में। सोडियम क्लोराइड लेकिन किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। कितने मोल बनाना है? 1 मोल बनाना है। क्या बनाना है? 1 मोल। अब बताओ, ये सोडियम गैसियस आयन है, ये क्या है? क्लोराइड गैसियस आयन है। अब जब ये दोनों आयन पास आएंगे तो कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? जो एनर्जी घटेगी वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगी? लैटिस एनर्जी के फॉर्म में निकलेगी। किस फॉर्म में निकलेगी? तो यहां पर क्या बताओगे? क्या बताओगे कि किसी आयनिक सॉलिड के 1 मोल को, किसी आयनिक सॉलिड के 1 मोल को उसके गैसियस आयन से बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। नहीं आई बात समझ में? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बताओ भैया, किसी आयनिक सॉलिड के 1 मोल को, किसी भी आयनिक सॉलिड के 1 मोल को किससे बनाने में? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से। अब कहोगे सर जी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि ये जो आयनिक सॉलिड जिन जिन आयनों से मिलकर बना है उसी आयन क्या होने चाहिए यहां पर? वही गैसियस होना चाहिए। तो अब यहां देखो क्या हुआ, किसी भी आयनिक सॉलिड के 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। तो बताओ यहां पर अगर इसे इंग्लिश में डिफिनेशन देना चाहो तो कैसे दोगे? बताइए तो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर कॉल्ड लैटिस एनर्जी। एकदम क्लियर हो गया भाई साहब? क्या डिफिनेशन हुई एक बार फिर सुनिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल किसका? ऑफ आयोनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन आर कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक। अच्छा, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है ना भाई? तो जब रिलीज हो रही है तो यहां लैटिस एनर्जी को किस फॉर्म में आप लिखोगे? इसको लिखोगे आप निगेटिव फॉर्म में। किस में लिखोगे? निगेटिव फॉर्म में। तो सुनो जरा सा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस जब पास आएगा और सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो जो यहां एनर्जी निकलती है वो निकलती है 786 किलो जूल पर मोल। क्या होगा? किलो जूल पर मोल। लेकिन ये जो लैटिस एनर्जी होगी, ये लैटिस एनर्जी किस फॉर्म में होगी भाई साहब? माइनस में। किस में होगी? अरे जब निकलती है तो माइनस में रहती है ना भैया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -786 किलो जूल। नहीं आई बात समझ में? सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या मैंने बताया? किसी भी आयोनिक सॉलिड के 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब मैंने कहा अगर आप इस डिफिनेशन को फॉलो करोगे, जो डिफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, अगर आप इस डिफिनेशन को फॉलो करोगे तो लैटिस एनर्जी को किस में एक्सप्रेस किया जाएगा? निगेटिव में। किस में किया जाएगा? अच्छा ये बताओ यार,
इस डिफिनीशन को मैं रिवर्स नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं यार। कहोगे कैसे सर जी? तो यार जिसको बनाने में जितनी ऊर्जा निकलती है ना, उसको तोड़ने में उतनी एनर्जी की जरूरत होती है। नहीं आ रही है बात समझ में? आप ये बताओ यार, इस सोडियम क्लोराइड को बनाने में कितनी एनर्जी निकल रही है बोलो? -786 किलो जूल ना। तो अगर इस सोडियम क्लोराइड को तोड़ना हो, किसमें तोड़ना हो बताइए? सोडियम प्लस गैसियस में और क्लोरीन माइनस गैसियस में, तो कितनी एनर्जी की जरूरत होगी बोलो? 786 किलो जूल की। मतलब क्या हुआ कि जो अट्रैक्शन, जो बंध बन रहा है, बंध बनने में जितनी एनर्जी निकलती, हालांकि आप लोग जान लीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ना होता, बताया था ना भाई साहब, इलेक्ट्रोवैलेंट कोई ट्रू बॉन्ड नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है? तो अब डिफिनीशन हम लोग रिवर्स करते हैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं NaCl। अब पहले लिखना पड़ेगा ना भाई। बताओ ये सॉलिड में लेंगे कि लिक्विड में लेंगे? सॉलिड में लेंगे। कितने मोल लेंगे भाई? 1 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे? 1 मोल लेंगे। 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड। अब इसे किसमें तोड़ना है? Na+ में। और किसमें तोड़ना है? अब बताओ गैसियस फॉर्म में रहेगा कि लिक्विड की सॉलिड फॉर्म में रहेगा? अब बताओ यहां सोडियम क्लोराइड सॉलिड में है ना, इसे तोड़ रहे हो ना, किसमें तोड़ रहे हो? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में ना। किसमें तोड़ रहे हो? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में। तो एनर्जी रिक्वायर होगी कि एनर्जी रिलीज होगी? तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ही कहोगे क्या? उसे ही कहोगे आप लैटिस एनर्जी। अब बताओ अगर ये डिफिनीशन आप अप्लाई करोगे तो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि निगेटिव वैल्यू आएगी? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसकी डिफिनीशन बताते हैं क्या होगा। बताइए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर टू ब्रेक या टू सेपरेट 1 mole of ionic solid into its constituent gaseous ion are called lattice energy। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सबको समझ में आ गया होगा लैटिस एनर्जी क्या होती है? बोलो भाई साहब, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? आप 2 लाइन में समझो बातों को। जब किसी आयोनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन से बनाते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। या जब किसी आयोनिक सॉलिड को कितना, 1 मोल बोलना जरूरी है भाई साहब, जब किसी आयोनिक सॉलिड के 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में ब्रेकिंग करते हैं या सेपरेट करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे ही क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। चलो अब कहोगे सर जी लैटिस एनर्जी हम निकालेंगे कैसे? भाई बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड तुम्हें दे देगा और कहेगा सर जी इसकी लैटिस एनर्जी निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो भाई साहब तुम्हें बता दूं सही लैटिस एनर्जी के निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं। लैटिस एनर्जी के निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यह एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। कैसी होगी? और इसे एस्टिमेट किया जाएगा किसी न किसी की सहायता से। अब कहा सर जी किसके सहायता से किया जाएगा? तो भाई साहब आप पढ़ेंगे बोर्न हैबर साइकिल। क्या करोगे? बोर्न हैबर साइकिल। इसी बोर्न हैबर साइकिल की सहायता से आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड डायरेक्टली। मतलब इसे डायरेक्टली आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, इसको एस्टिमेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बोर्न हैबर साइकिल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे सर जी यूनिट क्या है? तो यूनिट ऑफ लैटिस एनर्जी क्या है भाई साहब? यूनिट ऑफ लैटिस एनर्जी। अब कहोगे सर जी इसकी यूनिट क्या होती है पहले मुझे बताओ। तो सुनो भाई साहब, जितनी एनर्जीज होती हैं उनको आप किस में बताते हो? किलो कैलोरी, किलो जूल। अब चूंकि 1 मोल के लिए हम इसे बताते थे ना, अरे ये तो पढ़े हो ना यार, कि 1 मोल आयोनिक सॉलिड को उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए लैटिस एनर्जी है ना, तो यहां 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं ना।
या 1 मोल सॉलिड को उसके कांस्टेंट गैसियस आयन से बनाने में जितनी एनर्जी निकलती है वही लेटेस्ट एनर्जी कहलाती है। 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं ना भाई साहब, तो जो ये एनर्जी होगी वो एनर्जी किसमें पता करेंगे, किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में। लेकिन भाई साहब जो फेमस ज्यादा है, फेमस कौन सी है भाई साहब, किलो जूल पर मोल। क्या फेमस है, किलो जूल पर मोल। अरे कई जगह तो बताया है यार, एनर्जीज किसमें फेमस ज्यादा होती हैं, किलो जूल पर मोल में। नहीं आई बात समझ में, क्या बताओगे बताइए। द यूनिट ऑफ लैटिस एनर्जी, द इज किलो जूल पर मोल। लिखो, अब देखते हैं, हेडिंग डाल दो, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी। इफेक्टिंग फैक्टर्स, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी। इंक थोड़ी खत्म हो गई है, इंक फिर डाल दे। देखो, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी। तो सुनो यार, आप लोग एक नाम जानते होगे कूलाम का, जानते हो। जब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहां पर आपको एक लॉ पढ़ाया गया, कूलाम लॉ। क्या पढ़ाया गया, कूलाम्स लॉ। सुनो यार, कूलॉम्स की स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है भाई साहब, ठीक है। क्या होती है, COULOMBS, कूलॉम्स लॉ। इसी लॉ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैटिस एनर्जी। कहोगे सर जी कैसे, तो हमने कहा था कूलॉम्स लॉ जो दिया गया है वो दिया गया है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के लिए। किसके लिए, और इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। तो चलो समझते हैं पहले ये कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें तो इफेक्टिंग फैक्टर समझना आसान हो जाएगा। देखो, जैसे मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2। मान लेते हो यार, मानने में क्या जाता है, साइंस मानती कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए दो चार्ज हैं भाई साहब, एक क्या है Q1 है और एक क्या है Q2 है। यहां पर आप इसे प्लस माइनस भी मान सकते हो, ठीक है। नहीं कहोगे सर जी अभी तो आप आयंस बना रहे थे, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, यहां प्लस माइनस नहीं ले रहे हो। अरे यार चार्ज है भाई, ले सकते हो। अब देखो यहां पर क्या होगा, इन चार्जों के बीच की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R। क्या मान लेता हूं, R मान लेता हूं। तो कूलाम क्या कह रहे हैं जरा समझो, ये कह रहे हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है इन चार्ज के बीच में लग रहा है वो इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बता रहे हैं भैया, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की बात करते हैं कूलाम। नहीं आ रही बात समझ में, इसीलिए मैंने यहां पर कोई चार्ज का साइन नहीं लिखा, केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। ये समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, सुनो यार, यहां पर मैंने प्लस माइनस या माइनस प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रियल में कूलम्बिक जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और मैं यहां डिफिनेशन में भी मैग्नीट्यूड की ही बात आपको समझाऊंगा। क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा, कि द अट्रैक्शन फोर्स आर रिपल्सन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स आर रिपल्सन फोर्स act between two charges is directly proportional to, it's directly proportional to multiplication of magnitude of charges। नहीं आई बात समझ में। क्या कह रहे हैं कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है दो चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोला मैंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस। अब यहां पर डिस्टेंस स्क्वायर में लेंगे भाई साहब, किस में लेंगे, स्क्वायर में लेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि एंड
and inversely proportional the square the distance between charges। क्या बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई भाई साहब? मैंने क्या बोला ये कि the attraction force act between two charges is directly proportional to। अच्छा, attraction repulsion दोनों हो सकता है ना भाई साहब? हाँ, तो the attraction and repulsion force act between two charges is directly proportional to multiplication। किसका मल्टीप्लीकेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हो कि नहीं? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इन दोनों इक्वेशन को मिला दो, कहोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बोलो भाई? यहां पर F हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। Q1 इंटू Q2 ऊपर है क्या भाई? नीचे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अरे यार चलो गलती हो गई भाई, नीचे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ, जब यहां पर आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही इक्वेशन कहलाता है कूलाम का इक्वेशन।